दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट 2022-23 की ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की यह हमारी पहली क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? पहली क्लास है दोस्तों, जो कि आपके लिए ऑनलाइन होने वाली सभी एग्ज़ाम, ये जो सीटेट 2022-23 है, इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि आपके लिए 15 में से दोस्तों 15 नंबर पक्के दोस्तों यहीं से प्रश्न आएंगे। दोस्तों, इनके लिए आप तैयार जरूर कर लें दोस्तों, और पेपर देने के बाद आप इसे चेक जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द बनेंगे दोस्तों। इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न दोस्तों, थोड़ा प्रश्न लेंथी है, बड़े प्रश्न हैं दोस्तों थोड़े। तो दोस्तों आइए, पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, किसी रोगी का घर, प्रश्न है किसी रोगी का घर पर स्थित है, किसी रोगी का घर पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। क्या है दोस्तों? कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः रोगी पहले ए पर जाता है, जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है, जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है, जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है दोस्तों? 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है दोस्तों? क्या दिशा होगी दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं क्या है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व। ये भी नहीं होगा दोस्तों, उत्तर पूर्व भी नहीं, और बी भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी सीटेट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों। इसे लगभग पूछता ही है सीटेट। ये है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। कबूतर, कपोत, तोता, उल्लू, मैना। दोस्तों, ये शायद 2018 का आया हुआ प्रश्न है। 2018 का आया हुआ प्रश्न है, जिसमें अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन जो लगाया वो सी लगाया, उल्लू, जो कि गलत है दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, कबूतर भी नहीं है, तोता भी नहीं, और उल्लू भी नहीं। उल्लू जो है दोस्तों 360 डिग्री रोटेट, क्या है दोस्तों, 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है। तो दोस्तों झटके से तो है नहीं, तो इसीलिए ये तो गलत हो गया था दोस्तों बच्चों का। मुझे याद है 2018 में मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था बच्चों के लिए, उस समय की बात है। तो बच्चों ने, मैंने पढ़ाया था कि ये मैना है, लेकिन
बच्चे उल्लू कर आए थे अधिकतर संख्या में, जो कि गलत हुआ था दोस्तों। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है, मैना। क्या है दोस्तों सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है दोस्तों। अभी मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है कबूतर, कपोत, तोता, उल्लू, मैना। पहले बात थी झटके से, क्या थी दोस्तों? झटके से, झटके से। तो झटके से में तो दोस्तों मैना हो गई। अब ये कह रहा है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी जो है दोस्तों, कबूतर नहीं, तोता भी नहीं है दोस्तों, और मैना भी नहीं, क्योंकि मैना झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन करती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखिए दोस्तों, ये है मैना और ये है दोस्तों उल्लू। ये है उल्लू, ये तो 360 डिग्री, क्या दोस्तों? ये जो उल्लू है वो 360 डिग्री अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और ये जो मैना है वो झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को करती है दोस्तों। क्या करती है? झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को करती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। क्या आधारित है दोस्तों? एक किताब होती है, जैसे हम लोग सुई से जो कपड़े सिलते हैं, तो दोस्तों उस तरह से ये उस पर डॉट्स जो हैं वो उभरे हुए होते हैं दोस्तों। मैंने मेंशन किया है, दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों ये किस पर आधारित है? ये लिपि आधारित है ऑप्शन नंबर ए 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर बी 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर सी 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर डी 4 बिंदुओं पर। दोस्तों सही क्या होगा? 4 और 10 तो गलत हो जाएंगे दोस्तों। अब बी और सी में देख लीजिएगा क्या है। बी और सी में दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 4 का? तो दोस्तों ये 8 बिंदुओं पर भी नहीं है, ये 6 डॉट्स, ये 6 डॉट्स पर आधारित है दोस्तों, 6 बिंदुओं पर आधारित है। देखिएगा दोस्तों, ये रहा, ये छूकर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बिंदु हैं, ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन पर आधारित है। ये जो दोस्तों 6 की संख्या में होते हैं, 6 की संख्या में होते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये ब्रेल लिपि है, ये उभरे हुए होते हैं थोड़े डॉट्स दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खम्भों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, क्या राज्य है दोस्तों? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी असम। क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड, ये तो पहाड़ी एरिया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। अब आया दोस्तों सी और डी, सी और डी, तो तमिलनाडु भी नहीं है दोस्तों। क्या है? तमिलनाडु। एक ही बचा राज्य असम। असम में दोस्तों भारी बारिश होती है, जो कि जमीन से लगभग
अपना जो मकान बनाते हैं, मकान जो बनाते हैं दोस्तों, वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं, जो कि अंदर से भी लकड़ी के होते हैं और ऊपर भी ये क्या है दोस्तों, करके खम्भों का उपयोग करके बनाया जाता है और भीतर से भी लकड़ी के होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये है दोस्तों, ये रहा दोस्तों, ये है असम। असम दोस्तों क्या है, असम। ये जो है जमीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। ये दोस्तों 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं और ये सीढ़ी का उपयोग करते हैं चढ़ने के लिए दोस्तों, चढ़ने के लिए। और ये बांस वगैरह, ये टीन जैसी लग रही है दोस्तों, ये बांस वगैरह से बने हुए होते हैं और अंदर से भी ये लकड़ी के होते हैं दोस्तों, लकड़ी के होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो दोस्तों राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो है नहीं, गुजरात और उत्तराखंड में से दोस्तों गुजरात भी नहीं है दोस्तों। क्या है? गुजरात भी नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, ये दोस्तों मैप है, इस पर नजर मान लीजिएगा दोस्तों। ये रही दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है दोस्तों, किस में है? उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में है। और ये गिर नेशनल पार्क है दोस्तों। ये क्या है? गिर नेशनल पार्क है दोस्तों, इस पर नजर मार लीजिएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, तीन विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। क्या है दोस्तों? तीन विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। ये है दोस्तों लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों की बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती हैं। तो ये तो दोस्तों सही है हमारा, ये तो सही है। बी देखते हैं दोस्तों क्या है। मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है, लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। तो दोस्तों यह तो हमारा गलत हो जाएगा, 7 का बी तो दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। सी देखते हैं क्या दोस्तों। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, मिट्टी की दीवारें होती हैं, ऊपर घास फूस और कटीली झाड़ियों से ये अपनी छत बनाते हैं दोस्तों। इन मकानों का के सही विवरण है, मकानों का सही विवरण है दोस्तों। तो ए है केवल ए, नहीं दोस्तों गलत, हमारा ए और सी सही है दोस्तों। बी है सी केवल सी, ये भी गलत।
ए और बी तो हमारा गलत है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। उससे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है। कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। तो दोस्तों कछुआ और मछली दोनों पानी में रहते हैं और घड़ियाल भी दोस्तों पानी में रहता है। ये वृक्षों पर रहता है दोस्तों। किस पर रहता है? कौवा जो है दोस्तों वो वृक्षों पर रहता है। तो पूछ यही रहा है घड़ियाल, कौवा, बतख। बतख तो है नहीं दोस्तों। मछली, कछुआ, उससे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इन तीनों से जो भिन्न है वो तो कौवा ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नहीं दोस्तों, गलत। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। बी जो है 9 का वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। 10-12 साल की आयु तक रहते हैं दोस्तों। तो ये भी गलत हो गया, बिल्कुल गलत दोस्तों। और 20-25 हथनियाँ, ये भी गलत है दोस्तों। क्या दोस्तों? ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। अब बचता है सी और डी। देखते हैं दोस्तों क्या है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डी देखते हैं क्या है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इनमें सही कथन है ऑप्शन नंबर सी और डी सही है दोस्तों। ए में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है। सी सही है दोस्तों, सी और डी। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है जनवरी से मार्च। नहीं दोस्तों। अप्रैल से जून, बहुत गर्मी है दोस्तों। जुलाई से सितंबर, ये भी गलत है दोस्तों। जुलाई से सितंबर बरसात में तो हो नहीं सकता दोस्तों। ये एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों नंबर 11। किसी पर्यटक ने उडुपी से, क्या दोस्तों, ये उडुपी से सूरत जाने के लिए, क्या दोस्तों, ये टाइमिंग वाला है दोस्तों, डिस्टेंस वाला। 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ये ट्रेन उडुपी से 2:20 यानी कि 20:20 पर बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची।
यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये किलोमीटर ही होंगे दोस्तों। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का ए तो 72 किलोमीटर तो है नहीं दोस्तों, और बी 40 किलोमीटर भी नहीं है दोस्तों, बी 40 किलोमीटर भी नहीं है। डी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी नहीं है, ये मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, और डी जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा आवर्स में है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर 20 मीटर्स प्रति सेकंड दोस्तों, प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। क्या होगी दोस्तों उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ठीक पश्चिम, ठीक पूर्व। क्या होगा दोस्तों 12 का सही उत्तर ठीक पूर्व और पश्चिम होगा नहीं, उत्तर भी नहीं होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम होगा दोस्तों। क्या होगा उत्तर पश्चिम होगा। 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों, ये खींची हुई है, ये चंडीगढ़ है दोस्तों, यहाँ से ये इस तरह से जो खींची है कोलकाता ये है दोस्तों, ये कोलकाता है और ये चंडीगढ़ है दोस्तों। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12 का, और 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। किसकी कौन सी खेती दोस्तों प्याज की खेती का। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना, मृदा को पोला नरम करना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो दोस्तों 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 13 का सही देखिएगा दोस्तों कि 13 का उत्तर सही क्या हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए दोस्तों। ठीक है, तो सही क्रम बीज बोना, ठीक है दोस्तों, बीज बोना तो पहले नंबर पर आ जाएगा। नहीं दोस्तों पहले नंबर पर नहीं आएगा। गुड़ाई करना, मृदा को पोला करना दोस्तों पहले नंबर पर आएगा। गुड़ाई करना क्या आ जाएगा दोस्तों डी। गुड़ाई करना, मृदा को पोला करना। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों ए। क्या आ जाएगा ए। इसके बाद क्या होगी बीज की बुवाई होगी दोस्तों। क्या होगी बीज की बुवाई होगी। दूसरे नंबर पर आ जाएगा ए। अब बुवाई होने के बाद दोस्तों क्या होगा। बुवाई होने के बाद होगा दोस्तों खरपतवार निकालना। तीसरे नंबर पर आ जाएगी दोस्तों खरपतवार निकालना। क्या आ जाएगी बी आ जाएगी दोस्तों, बी आ जाएगी। अब आई सी दोस्तों। प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना। नहीं दोस्तों ई आएगी इससे। प्याज को उखाड़कर
निकालना, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर दोस्तों। क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पर ई आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या बचा? पांचवें नंबर पर प्याज के, उसके बाद दोस्तों जो सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, उसके बाद अलग होती हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी दोस्तों। तो देख लेते हैं DABEC कहाँ है? DAE आ गई दोस्तों, ये तो गलत हो गया। DE आ गई, गलत दोस्तों। यहाँ बी आ गई, यह भी गलत। और दोस्तों एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। DABEC दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? क्या दोस्तों? नहीं पाया जाता है। इस पर ध्यान देना है हमारे लिए। किस पर ध्यान देना है? नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है 14 के। ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। ओक की जड़ें तो दोस्तों जब तक इन्हें पानी नहीं मिल जाता है तब तक जाते हैं, और हमसे नहीं पूछा है। तो दोस्तों ये तो सही है, इसीलिए गलत हो गया। क्या दोस्तों? ये तो सही है, इसीलिए गलत हो गया। पेड़ के तने में पानी एकत्र होना, बिल्कुल होता है दोस्तों, इसीलिए ये भी गलत हो गया। पत्तियां बहुत कम होना, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का पत्तियां बहुत कम होती हैं। ओक का जो पेड़ है दोस्तों, पत्तियां बहुत कम होना। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या दोस्तों। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, यही गलत है दोस्तों। ये गलत है, तो इसीलिए सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का? प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 15 का क्या है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, यही निकटवर्ती राज्य हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मैंने मैप मेंशन किया है इसमें दोस्तों, देख लीजिएगा। ये है क्या है दोस्तों, क्या पूछा है इन्होंने? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक दोस्तों, यहाँ है देखिएगा। ये आंध्र प्रदेश क्या है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के बाद है दोस्तों कर्नाटका और केरला दोस्तों, ये केरला। तो यही पूछा है दोस्तों हमसे, यही पूछा है। क्या है निकटवर्ती? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इसका दोस्तों। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी दोस्तों पीडीएफ में संजय एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपने पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों, वहां से इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? प्रश्न नंबर 16। सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन नहीं दोस्तों, नहीं। मीडिया संसाधन नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। प्राकृतिक संसाधन, ये भी नहीं दोस्तों। सामुदायिक संसाधन बिल्कुल दोस्तों
सामुदायिक संसाधन। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान सुव्यवस्थित, ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं तथ्यात्मक है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर ए विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। विज्ञान ज्ञान की इकाई है, यहाँ तक तो सही है, एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 18। अभी कौन सा था दोस्तों? प्रश्न नंबर 17। अब आया दोस्तों प्रश्न नंबर 18। देखते हैं दोस्तों क्या है ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन EBS यानी पर्यावरण अध्ययन सीखने का वर्णन करते हैं? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। दोस्तों तो ABCD 18 में देखते हैं दोस्तों ABCD। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बिल्कुल सही दोस्तों। ये तो हमारा सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का ये सही हो जाता है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, बी भी सही हो जाता है दोस्तों। बी भी सही हो जाता है दोस्तों। सी देखते हैं दोस्तों, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, यह गलत है दोस्तों। यह गलत है। डी है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारा हो गया A, B और D सही हो गया दोस्तों। तो A, B, D A में नहीं है और C में भी नहीं है और B में भी नहीं है। तो A, B और D ऑप्शन नंबर D में है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। दोस्तों सी सही लग रहा है, तब भी डी और देखते हैं दोस्तों। विभिन्न थीम उपविषय से संबंधित एक विषय है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का? डी तो होगा नहीं दोस्तों, और ए और बी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन जो है दोस्तों वो बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि
उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है। जबकि क्या है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या दोस्तों, अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? क्या ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं। क्यों? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नहीं, क्योंकि ये विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। नहीं दोस्तों, तो लड़का लड़की दोनों को ही सृजनात्मकता को पोषित करेगा ना, लड़की ही थोड़ो। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाता है। बी देखते हैं क्या है दोस्तों। नहीं, नहीं तो दोस्तों बिल्कुल गलत, ये भी गलत होगा। पढ़ लेते हैं। नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। नहीं दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी तो लड़का भी तो ले रहा है दोस्तों, लेकिन तो बी भी गलत हो जाता है दोस्तों, बी भी गलत हो जाता। हाँ, इसमें दम लग रही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों थोड़े प्रश्न जो हैं अधिक हैं दोस्तों, ये मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न चुनकर लाया हूं दोस्तों, जो कि आपके लिए 2022-23 में होने वाले ऑनलाइन एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। देखिएगा जरूर। और दोस्तों अगर ये पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो इसे लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, ताकि आपके किसी और साथी के लिए हेल्पफुल ये मेरा जो सेशन है ये हो सके दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका ये होगा कि विद्यार्थी से क्या कहा जाए। क्या कहा जाए दोस्तों, देखते हैं क्या कहा जाए। जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। बिल्कुल गलत दोस्तों, इससे भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्या है दोस्तों, जल संरक्षण पढ़ाना है हमारे लिए, तो ये भी गलत है दोस्तों। 21 का ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं दोस्तों। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। बिल्कुल दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। डी और देख लेते हैं तब भी दोस्तों, शायद इससे भी अच्छा मिल जाए हमारे लिए। उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। थोड़े बड़ा प्रश्न है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की त्री आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे? एक अध्यापक होने के नाते दोस्तों। तो देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए है। विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज है। विद्यार्थी को सही बताएंगे कि ये कीट की आवाज है। अन्य विद्यार्थियों से
उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारे लिए अन्य विद्यार्थियों की भी विचार समझने हैं दोस्तों, जानने हैं कि किस बच्चे की क्या इस संबंध में विचार हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। तब भी देख लेते हैं, शायद इससे अच्छा हो। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। क्यों दोस्तों, हमें तो तुरंत सही उत्तर सिखाना है बच्चे के लिए। विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज कहाँ से आ रही है। नहीं दोस्तों, विद्यार्थी को हम अपने से दूर तो जाने ही नहीं देंगे क्योंकि जंगल है दोस्तों। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम क्या है दोस्तों, देखते हैं 23 का। प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सकें। यानी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सकें। ये तो गलत है दोस्तों। बी देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। और देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, दोनों अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। नहीं दोस्तों, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद वगैरह ऐसा कुछ नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, समझ आ जाएगी तो बच्चा लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी नहीं होगा दोस्तों, सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और पट्टियां नहीं होगा दोस्तों, पत्तियां होगा। क्या होगा दोस्तों, पत्तियां। ये गलत है दोस्तों। पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। क्या करता है दोस्तों, जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे हम एक अध्यापक होने के नाते। विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। क्या ये कहेंगे दोस्तों, क्या ये कहेंगे। नहीं दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। बी देखते हैं, विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों, 24 का बी बिल्कुल सही उत्तर है, सी, डी। और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नहीं दोस्तों, सी भी गलत हो जाता है। डी, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। तो दोस्तों ये भी गलत है, डी भी गलत हो गया। 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम के लिए आवश्यक तत्व है सहयोगात्मक अधिगम के लिए। क्या दोस्तों, 25वां प्रश्न है, देखते हैं क्या है।
विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। विद्यार्थी समूहों में कार्य करते नहीं दोस्तों, क्यों? समूह में ही जरूरी थोड़ा है। बी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं दोस्तों? ये भी गलत हो गया 25 का, ये भी गलत हो गया दोस्तों। देखते हैं सी, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। दोस्तों ये तो सही है। प्रतियोगिता शब्द तो दोस्तों गलत है। प्रतियोगिता क्वेश्चन तो सर गलत की तरफ है दोस्तों, लेकिन सकारात्मकता यानी सकारात्मकता तो हमारा सी सही हो जाता है दोस्तों, सी सही हो जाता है। डी देखते हैं दोस्तों क्या है। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ए और बी पहला गलत, बी और डी दूसरा भी गलत, सी और डी बिल्कुल सही दोस्तों। सी और डी ही सही है हमारे। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोबड़े, कपड़े धोने की लकड़ी का बैट से धोकर, ब्रश लगा कर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? सर्वोत्तम व्याख्या है। और ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सामाजिक असमानताओं को उजागर करने के लिए। नहीं दोस्तों, ये तो बहुत ही गलत हो जाता है दोस्तों। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो होगा नहीं। बी देखते हैं दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल सही है बी दोस्तों, बिल्कुल सही है 26 का बी। सी देखते हैं, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, सी भी सही है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, तो डी भी सही हो जाता है दोस्तों, डी भी सही हो जाता है। तो दोस्तों हमारा बी, सी और डी 26 का दोस्तों, बी, सी और डी। तो बी, सी और डी नहीं है दोस्तों, ए गलत हो गया, सी डी केवल ये भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी यानी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। डी तो सही लग रहा है दोस्तों, मुझे डी तो सही लग रहा है दोस्तों। 27 का डी सही लग रहा है। प्रश्न करना और व्याख्या करना सी गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। 27
का बी भी गलत है दोस्तों, बी भी गलत है। 27 का बी गलत है दोस्तों। पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, ए सही है दोस्तों। ए और डी तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए बी ये गलत, बी डी ये गलत, सी डी ये गलत, ए और डी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए अंतःविषयक, ऑप्शन नंबर बी अनुशासनिक, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत, ऑप्शन नंबर डी एकल विषय। क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का? अंतःविषयक ये भी नहीं है, अनुशासनिक ये भी गलत, एकीकृत बिल्कुल सही दोस्तों, एकल विषय ये भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एकीकृत। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी एकीकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रश्न नंबर 29 का क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर ए है? विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। बी देखते हैं दोस्तों। क्या है ऑप्शन नंबर बी? विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ये तो गलत हो गया। सी डी और देखते हैं, शायद इससे भी अच्छा हो। विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावक अभयारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो गया। कुछ चिड़िया पक्षी ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर बनाते हैं, कुछ जमीन पर बनाते हैं और कुछ घरों में भी बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों। देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? दोस्तों देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए
आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ठीक है। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यह तो गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करना। नहीं दोस्तों, ट्रैफिक नियमों का पालन करना नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पर्यावरण के लिए चिंतित होना बिल्कुल सही है दोस्तों। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना बिल्कुल सही दोस्तों। सी डी देख लेते हैं, क्या सी डी ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ए और बी गलत, बी और सी गलत, डी और ए गलत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। ये दोस्तों आज के 30 प्रश्न थे। आज के 30 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि आपके लिए होने वाले 2022-23 में जो सीटेट ऑनलाइन हो रहा है उसमें दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों प्रश्न यहीं से आएंगे और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पढ़िएगा जरूर। और दोस्तों आपके 30 आउट ऑफ 30 कितने आए दोस्त? 30 आउट ऑफ 30 दोस्तों आपके कितने आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों इन 30 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों इससे संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इन 30 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी के साथ दोस्तों मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू।